हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या पर, क्योंकि अब हमारा देश विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 हो गया है, जबकि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे पहुंच गया है। इससे क्या दुष्प्रभाव होता है? आखिर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम होगा? इससे हमारी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है? और यह जनसंख्या पर्यावरण को कहाँ तक नुकसान पहुंचाया है, उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। और इसको हम कुछ ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जहां यह लाइनिंग किया हुआ है, इससे हमने भारत देश को इंडिकेट किया है। जो ब्लैंक है उससे चाइना को इंडिकेट किया है। यह रिपोर्ट भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश जो दिया है, यह दिया है UNFPA ने, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने, उसने जारी किया है। और वह पूरा डाटा प्रस्तुत किया है ये कैसे कब बढ़ा और आने वाले 2050 तक क्या स्थिति होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो 1950 में भारत का स्थिति क्या था। अगर उससे पहले की बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या बहुत 30 करोड़ के आसपास था, लेकिन 1950 में जो भारत की जनसंख्या थी वह 86.1 करोड़ थी, जबकि चाइना का 114 करोड़ थी। 2000 की बात करें तो 105.96 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई और वहीं चाइना का 126.26 करोड़। फिर 2010 की बात करें तो भारत की 124.06 करोड़ और चाइना का था 133.77 करोड़। 2020 की बात करें तो 139.64 करोड़ जनसंख्या भारत की थी और उस समय चाइना का थोड़ा आगे था, 141.11 करोड़। अब 2030 की बात कर लेते हैं। 2023 में भारत की जनसंख्या जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसमें बताया गया कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़, 1,42,86,00,000 बताया गया है, जबकि चाइना का 142.57 करोड़ जनसंख्या है। आने वाले दिनों में अर्थात 2050 तक जो प्रस्तुत किया है उसमें 166.8 करोड़ जनसंख्या भारत की होने वाली है और चाइना का फिर गिर जाएगा, जनसंख्या गिरावट आ जाएगी, 131.7 करोड़ जनसंख्या। अब ये जान लें जो भारत में किसकी आबादी कितनी है, किस वर्ग की आबादी कितनी है। तो भारत में 15 साल से 64 साल तक के व्यक्तियों की जो आबादी है वह है 68%, 68%। और 0 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उसकी आयु है 25%। फिर 65 प्लस जो व्यक्ति है उसकी आबादी है 0.7%, जबकि चाइना में 65 साल प्लस वाले की व्यक्ति भारत की अपेक्षा दुगुनी है। तो हमने तो ये डाटाबेस आंकड़ा को समझा जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इसे जारी किया था। तो एक तरह से यह जनसंख्या विस्फोट वृद्धि हुआ। अब जब भारत का जो क्षेत्रफल है वह 7वें नंबर पर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आखिर सभी व्यक्ति को तो रहना यही है, तो आखिर ये जनसंख्या जाएगा कहाँ?
रहेगा कहाँ। तो इसी सब के लिए आज जितने सारे पर्यावरण है उसको इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने बहुत हास्य किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। जहाँ पेड़ पौधा वृक्ष होना चाहिए वहाँ अभी लोगों ने मकान बना के रहना शुरू किया है। जो भोजन के लिए जो इससे हमें अनाज मिलती है जिस धरती से, वहाँ भी लोग अपने बासिंदे के लिए अस्थाई जगह को बना लिया है। इसी का परिणाम है बढ़ती हुई नगरों में, महानगरों में बहुमंजिले इमारत। और जब प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो प्रकृति भी कभी कभी अपना प्रचंड रूप दिखाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं 1939 का भूकंप, 2015 की भूकंप, 2008 की कोसी बाढ़ विभीषिका, जिसमें न जाने कितने हजार लोगों को ले लिया है। 2015 की भूकंप तो एक बार नहीं, कई बार झकझोरा है, कई बार मनुष्य को तोड़ा है। तब जा कर के यह जो नेपाल से शुरू हुई थी, तो ये सब प्रकृति का देन है। केदारनाथ 2016 की घटनाएं जो आप सभी जानते हैं कितना प्रलय मचा था, तो सब के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार मनुष्य सोए हैं। मनुष्य यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, तो शायद मनुष्य का जीवन भी प्रकृति सुंदर और सुरक्षित मुहैया कराएगी, प्रदान करेगी। क्योंकि प्रकृति ने हमें दुनिया का वह बहुमूल्य चीज मुफ्त में देती है जिसकी कीमत अदा करना मुश्किल ही नहीं, मेरा मानना है जो यह संभव भी है। जैसे हवा, पानी, ये दो चीजें हैं, और यह धरती, भूमि। तो भूमि, लैंड तो मान लीजिए हमें पैसे से मिलती है, लेकिन हवा और पानी तो हमें यह भूमि से मुफ्त में मिलती है, ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है, जो जीने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो एक प्रसिद्ध लेखक अरुण कमल कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों की, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। इस जीवन में मनुष्य का तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पराया है। रहना, खाना पीना, अगर ये धरती अन्न देना छोड़ दे, बंजर हो जाए, तो मानव तो भूखे मर जाएगा। प्रकृति में त्राहिमाम हाहाकार मच जाएगी। अभी गर्मी का प्रचंड प्रकोप शुरू हो रहा है, इसमें भौम जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। मनुष्य इस जल के लिए त्राहिमाम मचाएगा, बेचैन हो जाएगा। लेकिन कभी प्रकृति ने यह तो नहीं, मनुष्य ने यह तो नहीं सोचा कि कितने जल हम बर्बाद कर देते हैं। अगर दुनिया का के जितने सारे जल है उसको यदि 20 लीटर मान लिया जाए, तो इसमें से मात्र 150 ग्राम जल ही भौम जल पीने योग्य है। नहीं तो बहुत सारे जल तो मृदु जल, खारा जल नदी नालों में, समुद्रों में बह के निकल जाया करते हैं। इस प्रकृति को बचाने के लिए आज से नहीं, बहुत दिन पहले से 1990, 91, 92, 95, 2000 पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, इस पृथ्वी सम्मेलन में 100, 200, 250 देश के लोग, बड़े बड़े महामहिम शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं, और इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग से इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को हास्य होने से। अभी तो बहुतों ने यह स्लोगन दिया, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान, लेकिन कितने मनुष्य इसके प्रति जागरूक हैं? बिल्कुल नगण्य मात्रा में है। एक समय था जो बारिश का स्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। किसान, ऐसे भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित हुआ करती थी। अधिकतर किसान खेती जो करते थे वह प्रकृति पर आश्रित होते थे। प्रकृति से
प्रदत्त वर्षा से ही उनकी खेती सिंचित हुआ करती थी, लेकिन अब वर्षा तो बिल्कुल नदारत दिखाई देती है। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, कटते हुए पेड़। जब भारत में रेल लाइनें बिछाई जाने लगी तो प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में भारत के वृक्षों को समाप्त किया गया, काटा गया, लकड़ियों का, जंगलों का दोहन किया गया। लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इस पृथ्वी पर सभी का जीवन रहना, अस्तित्व में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी का जीवन, किसी के जीवन का अस्तित्व खतरे में आता है, समाप्त होता है, तो ये स्वाभाविक है कि मनुष्य का जीवन स्तर भी खतरे में आएगा, उसका जीवन लीला भी समाप्त होने की आसार बनी रहेगी। इसलिए प्रकृति ऐसे बनी है जो सभी का जीवन जीना नेचुरली है, जो प्रकृति ने ही हमें यह प्रदत्त की है, दी है, और इसे बनाए रखना हम मनुष्यों का धर्म और कर्म दोनों हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसे बनाए नहीं रखेंगे तो आए दिन बहुत सारे प्रचंड भूकंप, ओलावृष्टि, ठंड के असमय बहुत सारी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस प्रकृति के नेचर को, कम्बिनेशन को, स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी, और इसके साथ इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्ष को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा मानव जीवन का अस्तित्व कायम रहे, बना रहे। तो नहीं तो आए दिन यह घटना, परिघटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और इसका शिकार कोई और नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं होगा। और शिकार के होने के साथ साथ यह जिम्मेवार भी होगा, क्योंकि इसके जिम्मेवार भी कोई और नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं होगा। क्योंकि मनुष्य अभी जिजीविषा के कारण, अधिक धन लोलुपता के कारण संसाधन का इतना दोहन कर दिया है, इतना दोहन कर दिया है, जो आने वाले दिनों में संसाधन समाप्त हो जाएगी तो मनुष्य का जीवन लीला भी समाप्त होने का चांस बन जाता है। इसलिए इससे हम समझते हैं जो इस जनसंख्या विस्फोट से हमें किस चीज़ पर असर पड़ने वाला है। इस जनसंख्या विस्फोट से पहला असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, इतनी जनसंख्या होगी, इसको अर्थव्यवस्था जिस तरह से मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। इसका असर भोजन पर भी होगा, जीवन यापन पर भी होगा, जीवन यापन पर भी होगा, और नौकरी, रोजगार, इस सभी पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि और ये भी इसका कारण है, जो जनसंख्या बढ़ा इतना, तो बढ़ा कैसे? तो इसका पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा। दूसरा कारण है लड़कों की चाहत। ये महत्वपूर्ण कारण है। अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बच्चे पैदा करने के लिए वह एक्टिव रहते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। और इसका कारण यह होता है जो उस बच्चे को सही परवरिश नहीं दे पाते हैं, सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत शिक्षित भी है तो उसकी चाहत होती है, और दो तीन बेटियां हैं तो नहीं, एक लड़के हो जाए, दो लड़के हो जाए, तो लड़के की चाहत में भी भारत की जनसंख्या बढ़ी है, ये भी जिम्मेदार है। एक समय तो ऐसा था, आज से 10 साल पहले, जो भारत में लड़कियों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई थी, लड़कों की संख्या बढ़ गई थी। कारण क्या था? कारण यह था गर्भ में ही उसका गर्भा जांच करना, और जांच में अगर लड़कियां मिलती थी तो उसे भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। और इसका कारण यह हुआ कि लड़कियों की जनसंख्या घटने लगी और लड़कों के बढ़ने लगी। फिर इस पर कानून बना, बैन हुआ, तब जाके यह अभी सामान्य है। और नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अगर सही से शिक्षा हम प्रदान करें दे तो लड़के लड़की
कोई किसी से कम नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है। इसलिए इसमें भेद कभी नहीं करना चाहिए। और यह भेद तभी नहीं होगा जब भारत की जनसंख्या शिक्षित होगी, यहाँ के लोग अधिक पढ़े लिखे होंगे। साक्षर नहीं, शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर नाम गाम लिखने पढ़ने आ गया तो साक्षर है, लेकिन शिक्षित नहीं। अगर शिक्षित हुआ है जो गलत सही का सही डिसीजन करे, सही निर्णय ले सके, उचित व्यवस्था को कायम कर सके, अपनी मस्तिष्क और बुद्धि विवेक से इसको समझ सके, वह शिक्षित है। तो अर्थव्यवस्था, जनसंख्या बढ़ेगी, इकोनॉमिकल प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था चरमराएगी, उसके जीवन यापन का साधन चरमराएगा, ये सब की कमी होगी। भोजन, तो भोजन जो है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह मनुष्य ही मनुष्य रहेंगे, तो फिर भोजन आएगा कहाँ से? क्या तो भोजन हम आयात करेंगे। तो जब भोजन हम आयात करेंगे, स्थिति करेंगे, तो फिर वही हाल होगी जो आज वर्तमान में पाकिस्तान की हाल है। फिर 100-200 रुपये किलो आटा खरीद के खाना पड़ेगा। तो भोजन का भी कम पाई होगा, यह भी ठीक से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जहां हम खेती करेंगे वहां तो मकान रहेगा, घर रहेगा, तो फिर हम गेहूं, धान, तिलहन ये सब कहाँ उपजाएंगे। दूसरी बात करें जीवन यापन, जहाँ लोग स्वच्छ स्वतंत्र खुले हवा में रहेंगे, वहाँ एक कबूतर की खोख की तरह रहना पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे आज शहरों में देखने को मिलता है, छोटे छोटे मकानों में, बड़े बड़े अट्टलकाओं में छोटे छोटे कोपचे बने होते हैं, उसमें लोग ठूस ठूस के जीवन यापन करते हैं। यह भी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कमजोर होता है, बेकार होता है। दूसरा, नौकरी रोजगार, जनसंख्या अधिक होगी, नौकरी पर भी इसका असर पड़ेगा, रोजगार भी नहीं मिल पाएगी। वो तो आज भी देखने को मिल रहा है, अभी रोजगार नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जितने लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, नौकरी तो उतनी होती नहीं है। तो रोजगार करो, तो रोजगार क्या करेगा? रोजगार भी वही करेगा ना जो जानेगा, जो समझेगा, और उस रोजगार का फिर सप्लाई भी तो उस ढंग का होना चाहिए। तो ये सब पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षित होना और अपने समाज को शिक्षित करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम जनसंख्या विस्फोट पर बात किए। इसको नियंत्रण करने का एक माध्यम होता है शिक्षित होना, हम दो हमारे दो का फॉलो करना। धन्यवाद।